वेलकम टू सेशन 3 ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। आज हम पढ़ेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट टॉपिक इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हमारे दिमाग में पूछा जाए, जैसे हमसे पूछा जाए कि फील्ड का मतलब क्या होता है, तो इमीडिएटली जो चीज दिमाग में आती है दैट इज कॉल्ड क्रिकेट फील्ड। मतलब क्रिकेट फील्ड एक ऐसा फील्ड होता है, एक ऐसा स्पेस होता है, एक ऐसा रीजन होता है जहां पर हम क्रिकेट के इफेक्ट्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे हमसे पूछा जाए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो इमीडिएटली हमारे दिमाग में 10th क्लास का साइंस का चैप्टर आता है, जहां हम लोगों ने शायद एक्सपेरिमेंट करा था कि अगर मैग्नेट के ऊपर अगर हम आयरन के फिलिंग्स को डालते हैं तो कुछ फील्ड लाइंस जनरेट होती थी। तो क्रिकेट फील्ड, फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड, मतलब फील्ड का मतलब होता है एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा रीजन जहां हम कुछ इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऐसी आज हम पढ़ेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा रीजन होता है जहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं सॉकेट के बाहर हाथ लगाओ तो आपको कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट अगर मैं बोलूं अपनी फिंगर्स को सॉकेट के अंदर इंसर्ट कर दो तो बोलेगा अब बेवकूफ हो क्या। बट अगर आप एक्चुअली में अगर आप फिंगर को अंदर इंसर्ट करोगे तो आपको झटका लगेगा, आपको करंट लगेगा, क्योंकि सॉकेट के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रही है, वहां इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। तो सेम वे में इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा स्पेस होता है, एक ऐसा रीजन होता है जहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो डेफिनेशन बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ स्पेस और अ रीजन अंडर विच और ड्यू टू विच वी कैन एक्सपीरियंस द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एक सिंबल से डिनोट करते हैं एंड दैट सिंबल इज कॉल्ड ई। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में चार्ज। हम लोगों को पता होना चाहिए कि फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, इसलिए इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। अब अगर इसके हम डायमेंशंस की बात करें तो फोर्स का डायमेंशन होता है ml t-2, चार्ज का डायमेंशन होता है at, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा ml t-3 a-1, राइट, ml t-3 a-1। अब यहां पर अगर हम देखें, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कूलम्स लॉ बोलता है कि F जो होता है वो kq² अपॉन में r² के इक्वल होता है। अगर इस F की वैल्यू को यहां पर आप पुट करोगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा विच इज kq अपॉन में r² के। तो आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि कूलम्स लॉ जो है वो दो चार्जेस के रिस्पेक्ट में बात करता है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक चार्ज के रिस्पेक्ट में बात करती है। इसलिए कूलम्स लॉ में फॉर्मूला था F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन में r², और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है K Q अपॉन में r², राइट। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया फोर्स अपॉन में चार्ज, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया KQ बाय r²। बट रिसेंटली सीबीएसई ने एक फॉर्मूला और हमें बताया, और फॉर्मूला था E इक्वल्स टू लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F अपॉन में Q0। इसमें सीबीएसई ने ये क्वेश्चन लिखा और सीबीएसई ने क्वेश्चन में पूछा कि यहाँ लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 क्या सिग्निफाई करता है। तो हम बोलेंगे कि जो Q0 टेंड्स टू 0 है, मतलब लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 है, उसमें जो चार्ज है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इनफाइनेटली स्मॉल है। उस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है बच्चा वो इनफाइनेटली स्मॉल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चार्ज है उसका काम सिर्फ ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कैसा है, अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, प्रोवाइडेड ये चार्ज का मैग्नीट्यूड इतना छोटा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं इसको एक एग्जांपल समझता हूं। मान लीजिए आपने शायद एक टेस्टर देखा होगा, एक स्क्रू ड्राइवर होता है जिसके पीछे लाइट लगी होती है, उसको टेस्टर बोलते हैं। अगर आप उस टेस्टर को लेकर अगर अपने घर के सॉकेट में इंसर्ट करेंगे लाइव वाले पोर्शन पे, तो आप देखेंगे उसमें लाइट जल रही होती है। अब अगर उस टेस्टर को मैं पूरे दिन अगर उस सॉकेट पे लगा के रखूं तो क्या मेरी घर की कोई इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होगा? आप बोलोगे होगा, बट वो ऑलमोस्ट वैल्यू नेग्लिजिबल होगी, क्योंकि इसके पीछे जो बल्ब लगा हुआ है उसका जो रेटिंग होती है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। बट उसका काम क्या है, ये बताना कि सॉकेट में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा। सेम केस में जो Q0 है उसका मैग्नीट्यूड इतना छोटा रखा गया हुआ है कि ये एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करता, बट ये बात बता देता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेचर है वो अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव है। जो चार्ज पार्टिकल फोर्सेस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव है। तो ये सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए,
सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा रीजन जहां भी इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके तीन फॉर्मूले हैं। फर्स्ट इज E इक्वल्स टू F बाय Q, सेकंड फॉर्मूला E इक्वल्स टू KQ बाय R स्क्वायर, थर्ड फॉर्मूला इज E इक्वल्स टू लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 F अपॉन में Q नॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आके एक सिंपल सा क्वेश्चन सीबीएसई ने हम लोगों को दे रखा है, और क्वेश्चन क्या बोला गया है? वो बोल रहा है एन इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। हमारे पास s की वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे m के s में, तो 6 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर हो जाएगा। वो कह रहा है व्हेन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब u की वैल्यू 0 हो गई। बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, मतलब E की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। आगे बोल रहा है कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन, आपको t की वैल्यू फाइंड करनी है टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस। मास गिवन है, चार्ज गिवन है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे s है, u है, t है, 9th क्लास 11th क्लास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अगर यहाँ यूज करेंगे तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज है वो u की वैल्यू पता है, a की वैल्यू नहीं पता, कहाँ से लेकर आएंगे? क्वेश्चन में ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, फोर्स अपॉन में चार्ज होता है। फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ से एक्सेलरेशन कैसे आएगी? फिर थोड़ा दिमाग लगाएंगे, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन में चार्ज होता है, राइट? इसका मतलब हमारे पास एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज अपॉन में मास के इक्वल आ गया। इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। जब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो इससे s जो होगा वो 0, क्योंकि u की वैल्यू 0 है, हाफ इंटू a। अब मूव तो कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो यहां हम लिख देंगे ई अपॉन में m आ जाएगा, और ई अपॉन में m इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब यहां से हमारे पास जो टी स्क्वायर हो जाएगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 इंटू एस इंटू एम अपॉन में ई इंटू ई हो जाएगी। अब अगर इनकी वैल्यूज को आप पुट करोगे तो 2 s की वैल्यू है 6 इंटू 10 की पावर माइनस 2, राइट? मास ऑलरेडी गिवन है 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपॉन में E चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू E की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 2 इंटू 10 की पावर 4। अब इस पूरे को अगर आप सॉल्व करेंगे तो बेसिक मैथ्स अगर यूज करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपके आंसर आ जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 सेकेंड्स, राइट? सो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को यूज कर कर वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों के पास आता है, एंड द टॉपिक इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्या किसी पॉइंट चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं? आंसर इज यस। कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। हमने क्या करा, यहाँ पर एक सोर्स चार्ज ले लिया, और इस सोर्स चार्ज की वजह से ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, और एक दूसरा चार्ज जो है वो क्या है, उसको नाम दे दिया हम लोगों ने टेस्ट चार्ज, जिसका नाम क्यू नॉट है। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो फोर्स होता है कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, उसका फॉर्मूला होता है के क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर के इक्वल, राइट? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है टेस्ट चार्ज की वजह से, तो फॉर्मूला क्या हो गया? E इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट। अब यहां पर अगर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आ गई? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी, राइट? यहां आपको सिर्फ फोर्स की वैल्यू पुट करनी है। सो दिस इज फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। कई बार यहां पर हम नीचे क्यू भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिपेंड करेगा कैसे वैल्यूज गिवन है। So this is how we can find the value of electric field due to a point charge. अब क्वेश्चन यहाँ आता है, क्या इस टॉपिक पे भी कोई क्वेश्चन बनता है? आंसर इज यस। अभी रिसेंटली सीबीएसई ने क्वेश्चन दिया, और सीबीएसई में क्या क्वेश्चन है, वो बोल रहा है कि दो पॉइंट चार्जेस है ए और बी, जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 8 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम है। मतलब पहला Q1 जो है दैट इज 8 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम, जो Q2 है दैट इज माइनस 8 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम।
वो प्लेस्ड एट डी डिस्टेंस अपार्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है मिड पे। मतलब मैं क्या करता हूँ, यहाँ ए पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पर बी पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पर 4 ले लेते हैं हम 8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, यहाँ पर 4 ले लेते हैं -8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है मिड पे, मतलब इस ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जब हमारे पास जो फोर्स है वो कितनी गिवन है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी गिवन है 6.4 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम गिवन है, राइट। क्योंकि हमें मिड पे निकालनी है, अगर मैं मान के चल लेता हूँ इस पूरे का जो डिस्टेंस है वो d के इक्वल है, तो आधा डिस्टेंस कितना हो गया d/2, आधा डिस्टेंस कितना हो गया d/2, राइट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल्स टू ई ए प्लस ई बी हो जाएगा। अगर E ए प्लस ई बी के इक्वल हो जाएगा, चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो सेम है, मतलब क्या हम इसको 2E लिख सकते हैं, आंसर इज यस। इसका मतलब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आ गई, E इक्वल्स टू 2 इंटू के क्यू अपॉन में d/2 का होल स्क्वायर, राइट। अब जब ये वैल्यू इधर आ गई तो E इक्वल्स टू 2 9 इंटू 10⁻⁹, चार्ज की वैल्यू 8 इंटू 10⁻⁻6, डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है d, और ऊपर आ गया हमारे पास 4। E की वैल्यू, अब अगर हमें सिर्फ d निकालना है तो d किसके इक्वल हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 9 18, 18 इंटू 8, मतलब इधर रह गया 18 इंटू 8 इंटू 10 की पावर कितना रह गया, और इधर 4 भी है, तो 9 टू द 18, 18 इंटू 8 इंटू 4 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखी है 6.4 इंटू 10 की पावर 4। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 8 8 द 64, 4 टू द 8, सॉल्व करके, क्योंकि हमें क्या निकालना था, डी बाई स्क्वायर है, इधर स्क्वायर है, तो जब d की वैल्यू निकालेंगे तो सॉल्व करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 10 की पावर 3 अराउंड आ जाएगी, 3 मीटर, राइट। सो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सीबीएसई में रिसेंटली क्वेश्चन दिया गया था। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस चैप्टर का दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पूरे चैप्टर में यूज आएगा, पूरी 11th पूरी 12th की फिजिक्स में हम लोगों ने इसको यूज करेंगे और करते हुए देखा है, एंड दैट टॉपिक इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मैं आपको याद दिलवाता हूं 10th क्लास की। 10th में अगर आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में पढ़ा हो, और अगर आपको याद हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो थी वो नॉर्थ से शुरू होती थी, साउथ पे खत्म होती थी, या अगर आप लोगों ने 10th क्लास में एक्सपेरिमेंट करा हो जहां आपने मैग्नेट के ऊपर ग्रैनुअल्स डाले हो या आयरन की फिलिंग्स डाली हो, तो अपने आप कुछ अलाइनमेंट्स बनी हो और टीचर ने आपको पढ़ाया हो, दोज आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ चार्जेस, वहां पर हम पढ़ के आए इन टर्म्स ऑफ पोल्स। तो जब वहां पर पोल्स था तो बन गया था वो मैग्नेटिक पोल्स, यहां पर जब चार्जेस है तो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक पोल्स। और वहां पर दो टाइप के पोल्स थे, एक थे नॉर्थ पोल, एक था साउथ पोल। यहां पर है दो टाइप के चार्जेस, एक है पॉजिटिव चार्ज और एक है नेगेटिव चार्ज। तो जिस तरीके से फील्ड लाइन नॉर्थ से शुरू होती थी, साउथ पे खत्म होती थी, ऐसे यहां पर हम देखेंगे कि चार्जेस में फील्ड लाइन कैसे बनती है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उन लाइंस को बोलते हैं जो स्ट्रेट होती हैं या कर्व होती हैं, जिन पे अगर हम कोई टेंजेंट को बनाते हैं तो टेंजेंट का जो एरो होता है वो एरो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में बताता है। तो हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उन लाइंस को बोलते हैं जो स्ट्रेट होती हैं या कर्व होती हैं, जिन पे अगर हम कोई टेंजेंट को बनाएंगे तो जो टेंजेंट का एरो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बताएगा। Electric field lines are the imaginary curves used to represent the direction of electric field at every point in a space. At every point in a space. क्या दो टेंजेंट कभी आपस में इंटरसेक्ट करते हैं? आंसर इज नो। इसलिए याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। Can two lines of force intersect with each other? Answer is no. This is one of the most important question of CBSE. इसलिए इस बात को दिमाग में रखना, क्योंकि दो टेंजेंट कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इस पूरे चैप्टर में आपको दिमाग में रखना, हम एक एक प्रॉपर्टी को ध्यान से समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अगर आप देखेंगे जिस तरह से फील्ड लाइन जो थी मैग्नेट की, अगर मैं बात करूं तो मैग्नेट में फील्ड लाइन नॉर्थ से शुरू होती थी और साउथ पे जाके खत्म हो जाती थी। तो मतलब वहां पर दो पोल्स थे, एक था नॉर्थ पोल एक था साउथ पोल। यहाँ पर दो चार्जेस है, एक है पॉजिटिव चार्ज एक है नेगेटिव चार्ज। तो जैसे वहां नॉर्थ से शुरू होकर साउथ पे खत्म होता था, ऐसे यहाँ पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव पे खत्म होगा। मतलब फील्ड लाइन वहां नॉर्थ से शुरू हो रही थी, साउथ पे टर्मिनेट हो रही थी, या फील्ड लाइन पॉजिटिव से शुरू होंगी, नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो जाएगी। तो अगर फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकल रही है, इसलिए फील्ड लाइन पॉजिटिव के लिए क्या होगी, आउटवर्ड, बाहर की तरफ। बट नेगेटिव में फील्ड लाइन कहां है, अंदर आ रही है, मतलब फील्ड लाइन नेगेटिव के लिए क्या होगी, इनवर्ड। ये बेसिक सी आइडियोलॉजी आपको दिमाग में रखनी है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर फील्ड लाइन जो है वो शुरू कहां से हो रही है, पॉजिटिव से, खत्म कहां पर हो रही है, नेगेटिव। क्या सारे चार्ज पार्टिकल की फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाएंगे, आंसर इज नो। जो सिर्फ स्ट्रॉन्ग होंगी वही जा पाएंगी, बाकी नहीं जा पाएंगी। ये सेम केस पॉजिटिव के लिए भी है, ये सेम केस नेगेटिव के लिए भी एप्लीकेबल है। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। पहली प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटीन्यूअस स्मूथ कर्व विदाउट एनी ब्रेक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व का फॉर्मेशन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व का फॉर्मेशन करते हैं बिना किसी ब्रेक के। दूसरी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से शुरू होती है और नेगेटिव पे जाकर खत्म हो जाती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तीसरी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे अगर हम कोई भी टेंजेंट बनाते हैं तो टेंजेंट का जो एरो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर एक फील्ड पे मैं टेंजेंट बनाऊं तो टेंजेंट का एरो फील्ड लाइन को बताएगा। चौथी प्रॉपर्टी कि कभी भी फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट बनेगा, दो टेंजेंट का इंटरसेक्शन कभी पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि फील्ड लाइन जो होती है हमेशा नॉर्मल होती है सरफेस के। फिर अगली प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है उनकी टेंडेंसी होती है कॉन्ट्रैक्ट करने की लेंथ वाइज। मतलब फील्ड लाइन हमेशा लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं लेंथ वाइज। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि इनके बीच में अट्रैक्शन, दो अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन, मतलब इनका इंटरैक्शन लेंथ वाइज हो रहा है, इंटरैक्शन लेंथ वाइज हो रहा है। लेंथ वाइज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। अगला बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक्सपैंड लेटरली करते हैं, ऐसे, और ये लेटरल एक्सपेंशन क्या बताता है, इनके बीच में रिपल्शन। लेंथ वाइज अट्रैक्शन, लेटरल रिपल्शन, याद रखना ये बात। जितनी फील्ड लाइन क्लोज होंगी वो उतना स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइन एग्जिस्ट करेगा, मतलब जितना पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के पास होंगे उतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। और लास्ट प्रॉपर्टी बोलती है कि कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो जीरो होती है। जैसे जब कभी भी बिजली कड़कती है तो ऐसा बोला जाता है, लाइटनिंग के टाइम में ऐसा बोला जाता है कि आप ओपन स्पेस में मत खड़े हो, क्योंकि आपकी बॉडी कंडक्टिंग है, ऊपर से लाइटनिंग आपकी गिरेगी और आपका स्वाहा हो जाएगा। सेफ रखने के लिए आपको बोला जाता है कि आपको गाड़ी के अंदर बैठना चाहिए, क्योंकि गाड़ी की बॉडी कैसी है, कंडक्टिंग। इनसाइड अ कंडक्टर चार्जेस रिजाइड नहीं करते, जब चार्जेस ही नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो दीज आर द 9 प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको ध्यान रखिएगा, तभी हम लोग इस चैप्टर के आगे की टॉपिक्स को इजीली समझ पाएंगे। चलिए, जैसे नॉर्थ के अंदर फील्ड लाइन बाहर जा रही थी, साउथ के अंदर फील्ड लाइन अंदर आ रही थी, ऐसे ही हम देखते हैं कि जब चार्ज पॉजिटिव होगा तो फील्ड लाइन कहां पर होगी, बाहर। रिपीट आफ्टर मी, जब चार्ज पॉजिटिव होगा तो फील्ड लाइन कहां पर होगी, बाहर। जब चार्ज पॉजिटिव होगा तो फील्ड लाइन कहां पर होगी, बाहर। जब चार्ज नेगेटिव होगा तो फील्ड लाइन कहां पर होगी, अंदर की तरफ। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए फील्ड लाइन पॉजिटिव से जाएंगी और नेगेटिव पे जाकर खत्म हो जाएंगी, पॉजिटिव से जाएंगी नेगेटिव पे जाकर खत्म हो जाएंगी। जब दो पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज होंगी, जब दो नेगेटिवली चार्ज बॉडीज होंगी तो उनके बीच में रिपल्जन होगा, और रिपल्जन में फील्ड लाइन कैसे बनेगी, ऐसे, ये इससे दूर भाग रहा है और ये इससे दूर भाग रहा है। और जब चार्ज बॉडी यूनिफॉर्म होगी तो फील्ड लाइन कैसे बनेगी, नॉर्मल फील्ड लाइन का फॉर्मेशन, नॉर्मल, नॉर्मल, राइट। तो इस बात को दिमाग में रखिएगा। तो आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस करा, आज हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके तीन फॉर्मूले, E इक्वल्स टू F बाई क्यू, E इक्वल्स टू KQ बाई R स्क्वायर, E इक्वल्स टू
लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 एफ अपॉन में क्यू नॉट। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइन कैसे बनती है, नेगेटिव के लिए फील्ड लाइन कैसे बनती है, दो ऑपोजिट चार्जेस के लिए कैसे बनती है, दो सिमिलर चार्जेस के लिए कैसे बनती है, यूनिफॉर्म के लिए कैसे बनती है। दिस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ताकि हम नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करें कि एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, टॉर्क को कैसे फाइंड करते हैं और उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। Till the time, keep learning, keep exploring, and keep growing. Thank you so much. Take care.